हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत सर आप सभी का सीयूटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करते होंगे इस भरी गर्मी में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और हीट वेव से बचकर रहेंगे। लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा याद रखना है कि आप घर में रहें, घर के अंदर रहें या फिर कहीं भी रहें, अपनी सीयूटी की तैयारी को नहीं छोड़ना है और सीयूटी की तैयारी को सीयूटी एकेडमी के साथ ही लेकर आगे बढ़ना है। और हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी भी लगातार आप तक नए नए कंटेंट, अलग अलग वीडियोस, सभी चीज़ों को लेकर आने का प्रयास कर रही है। और इवन हमारे चैनल पर अब सारी चीज़ें धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट आपके सामने आना शुरू हो गया है। और हमारे सभी फैकल्टी जो है वो मन लगाकर इस कड़ी दोपहरी में भी अपने घरों से निकलकर अपने स्थान पर पहुंचकर क्लासेस को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें, यही मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए, मेरे यहां आने का पर्पस क्या है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस यूजी के सिलेबस को डिस्कस करने आया हूं कि आखिर पॉलिटिकल साइंस यूजी में सीयूटी के बच्चों के लिए कौन कौन से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न बनाए जाएंगे और कैसे हमें उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन सी बारीकियों पर हमें ध्यान देना है, तमाम चीजों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, ये इसका कोड संख्या है 323 और यूजी के लिए ये सिलेबस जो है वो दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो सिलेबस है इसमें यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो देखिए, पहला जो हमारा हेडिंग देखेंगे आप, जो टॉपिक आप देखेंगे पहला, वो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के समय की राजनीतिक गतिविधियों की बात हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात हो रही है। क्या चल रहा था देश में जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस दौरान कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने थी, हमारा देश किन किन चुनौतियों से गुजर रहा था, उसकी बात हम करेंगे आज। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हमारा सब टॉपिक डिसाइड किया गया है वो है कि एरा ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंस। एक ही राजनीतिक दल का डोमिनेंस किस तरीके से हमारे देश की राजनीति में लंबे समय तक बना रहा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसमें देखेंगे तो जिसमें फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन की बात की गई है, नेचर ऑफ कांग्रेस, डोमिनेशन एट द नेशनल लेवल इवन एंड स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कांग्रेस के डोमिनेशन की बात की गई है। 3 जनरल इलेक्शन जो हुए उसकी चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस, किस तरीके से जो कोलिशन का नेचर था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उस समय कौन कौन सी मेजर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, उस पर चर्चा हमें करना है बेटा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी ना समझ में आए, बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां हमें कमेंट करके बताइए कि क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए, दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है नेशन में जो है वो सबसे पहला है कि नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। राष्ट्र के निर्माण और उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी चर्चा इसमें की जाएगी कि आखिर राष्ट्र के निर्माण में किस तरह की चैलेंजेस, कौन कौन से चुनौतियां हमारे सामने, हमारे देश को देखना पड़ा, उसकी बात होगी। इसमें नेहरू के अप्रोच को देखना है। राष्ट्र के निर्माण में नेहरू जी का क्या अप्रोच रहा, नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण रहा, उस पर भी हमें चर्चा करना है। लिगेसी ऑफ पार्टीशन,
किस तरीके से बंटवारा का क्या इंपैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा, क्या लिगेसी रहा, उस पर भी हम देखेंगे। जिसमें चैलेंजेस के रूप में आप देखेंगे रिफ्यूजीज, रीसेटलमेंट, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ गई थी। बहुत सारे लोग अचानक से घर होने के बावजूद भी बेघर हो गए। दोनों देशों के साथ ये स्थितियां थी, तो उनको कैसे रीसेटल किया गया, उनको रीसेटलमेंट की क्या व्यवस्था दी गई, उस पर हम चर्चा करेंगे। रीसेटलमेंट एंड द कश्मीर प्रॉब्लम्स, इट वॉज अ मेजर प्रॉब्लम्स। कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर की स्थिति आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते इस पे चर्चा भी होगी जब हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे किस तरीके से जब देश का पार्टीशन होता है तो कश्मीर में क्या स्थितियां रहती, किस तरीके से वहां के राजा हरि सिंह जो हैं वो अपने आप को अलग करके रखने का फैसला लेते हैं, और ये फैसला कितना सही हुआ कि गलत हुआ, इसको हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कश्मीर के प्रॉब्लम्स को। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात होगी कि किस तरीके से राज्यों का गठन होगा, पुनर्गठन किस तरीके से होगा, और इसके बाद पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर द लैंग्वेज। हमारा इतना बड़ा देश, आजादी के बाद आपको पता ही होगा कि हमारे देश में विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, और आज इतने सारे लोग जो एक साथ रहते हैं उन सभी के आपको पता होगा कि विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म के लोग आज इंडिया में एक साथ रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि विविधता में एकता की बात करते हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ उस समय भाषाई स्तर पर भी विवाद जैसी स्थिति हमें देखने को मिली। कई राज्यों में दो भाषा के लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर लेते थे, और कई जगहों पर भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग भी की गई, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए राजनीतिक जो है किस तरीके से विकास की चर्चा की जाएगी, तो इसमें 5 ईयर प्लान्स की बात की जाएगी। आपसे 5 ईयर प्लान्स की चर्चा करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नए आर्थिक हितों की बात की जाएगी कि किस तरीके से राइज होता है, 5 ईयर प्लान कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें की गई, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है बेटा, अगला जो टॉपिक है वो है अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि भारत का बाहरी देशों, बाहरी क्षेत्रों के साथ संबंध, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिसके अंदर नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, नेहरू जी के द्वारा दिए गए फॉरेन पॉलिसी की बात की जाएगी, विदेश नीति की बात की जाएगी, और देखा जाएगा कि किन किन मुद्दों पर उनका क्या दृष्टिकोण हुआ करता था। इसके बाद चाइना इंडो वॉर, चाइना के साथ भारत का युद्ध 1962, सभी को पता होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, एक 1965 में और एक 1971 में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। इसके बाद जो है हम देखेंगे इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व की राजनीति में किस तरीके से भारत ने अपने परमाणु प्रयोग से किस तरह की स्थितियों को उत्पन्न किया, उस पर भी हम चर्चा बहुत ही विस्तृत ढंग से करने वाले हैं। ठीक है, अगला जो है बेटा हमारा वो है 5वां टॉपिक, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। क्योंकि स्थितियां गंभीर हो गई, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू के बाद की क्या स्थिति रही, नॉन कांग्रेसिज्म एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, किस तरीके से आप देखेंगे कि स्थितियां बदलती हैं और नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। कांग्रेस स्प्लिट एंड रिकंस्ट्रक्शंस, कांग्रेस का विभाजन भी हम इसमें बेटा देखने वाले हैं, किस तरीके से कांग्रेस का विभाजन होता है और किस तरीके से वो रिकंस्ट्रक्ट होता है, यानी पुनः निर्मित होता है। इसके बाद आप देखेंगे शिफ्टिंग अलायंस इन द वर्ल्ड, ये तो हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस स्प्लिट एंड रिकंस्ट्रक्शंस या रिकॉन्स्टिट्यूशंस
इसके बाद देखेंगे बेटा कांग्रेस विक्ट्री इन 1971, किस तरीके से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से विजय हासिल कराया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा जी ने फिर से कांग्रेस को मजबूती के साथ विजय हासिल कराया। तो ये हमारा 5 टॉपिक हुआ। और इसके आगे हम जब देखेंगे तो इसके आगे जो है 5वां टॉपिक के बाद जो है छठवां टॉपिक हम देखते हैं बेटा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक चलो 5वां टॉपिक, 5 टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और 5वां के बाद जो है हमारा 6वां होगा। और वो टॉपिक क्या है, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। 6वां टॉपिक है हमारा क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, किस तरीके से संवैधानिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं हमारे देश की, किस तरीके से हमारे देश में इमरजेंसी का प्रयोग किया गया, किस तरीके से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो इन तमाम चीजों की चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान संवैधानिक चीजों पर हम लोगों ने जो है किस तरीके से रोक लगाया गया, किस तरीके से उसका दुरुपयोग हुआ, मिसयूज हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 7वां नंबर जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है। बच्चों 7वां नंबर जो हमारा टॉपिक है वो कहता है ठीक है, 7वां नंबर जो बच्चों टॉपिक है हमारा वो कहता है कि रीजनल एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तब देखते हैं हम लोग रीजनल जो है एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, किस तरीके से क्षेत्रीय जो विवाद सामने आते हैं, किस तरीके से रीजनल जो है पॉलिटिकल पार्टीज सामने आएंगी। पंजाब का विवाद क्या रहा, किस तरीके से एंटी सिख का जो कॉन्सेप्ट सामने आता है, किस तरीके से जो सिख के विरुद्ध जो राइट्स होते हैं उन दंगों को भी हम देखेंगे कि क्या कारण रहा उन दंगों का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक एंड कॉलिशन पॉलिटिक्स। देखिए इसमें क्या है कि किस तरीके से जो मिली जुली राजनीति, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन या मिला जुला, तो कोलिशन पॉलिटिक्स किस तरीके से हमारे सामने आएगा। पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s, और आप देखेंगे कि राइज ऑफ जेडी एंड जेडीज मतलब क्या होता है, जेडी का क्या मतलब है, यहां जेडी दिया हुआ है बेटा, याद रखना जेडी का मतलब जनता दल की बात हो रही है। तो किस तरीके से जनता दल का और बीजेपी का उदय होता है, और इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, किस तरीके से क्षेत्रीय दलों का जो है वर्चस्व बढ़ता है, क्षेत्रीय दलें सामने आएंगी और फिर एक नए राजनीतिक दृष्टिकोण का समय आएगा। अभी तक जो है चल रहा था एक ही पॉलिटिकल पार्टी लगातार शासन करती आ रही थी, लेकिन अब एक नया दौर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। जो हमारे रीसेंट इश्यूज और चैलेंजेस थे जिसमें आप देखेंगे कि चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स टू ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इट्स अपोजिशन, ठीक है। आप देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइज ऑफ ओबीसी, आपको पता होगा कि अदर बैकवर्ड कास्ट की भी संकल्पना सामने चली आई। ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमें सामने देखने को मिला था, क्योंकि इसके बाद आप पता होगा आपको कि मंडल आयोग आएगा और मंडल आयोग जो है वो ओबीसी की बात करेगा, ओबीसी को रिजर्वेशन की बात करेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें दलित पॉलिटिक्स की बात आएगी, एंड इलेक्टोरल एंड नॉन इलेक्टोरल एरियन एंड चैलेंजेस, कम्युनलिज्म, अयोध्या का जो घटना हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो उसी दौर की घटना सामने थी, ठीक है।
तो इसके बाद 9वें के बाद जो है बेटा अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 2 भाग में ये बटा हुआ है। पहला हमने इंडिया को लेकर देखा, अब हम कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के साथ इसकी चर्चा करेंगे कि जो दुनिया के साथ हमारा उस समय क्या स्थिति थी, क्या राजनीतिक स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, दिया है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। जो द्विध्रुविता का जो कॉन्सेप्ट था, जो 2 पोल दुनिया का बना हुआ था, एक तरफ एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ यूएसए, इसका किस तरीके से समापन होता है, किस तरीके से यह समाप्त हो जाता है, इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड की किस तरीके से उत्पत्ति होती है, इस पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि न्यू एंटिटीज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रसिया, बाल्कन स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात आएगी, कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट, आपको पता होगा कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद किस तरीके से हमारे सामने आएगा, डेमोक्रेटिक जो शासन होगी, डेमोक्रेटिक जो राजनीति होगी वो कैसे सामने आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। किस तरीके से वैकल्पिक रूप से जो आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां सामने आती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी, जैसे पहले दो ध्रुव में बटी हुई थी शक्तियां, तो अब जब नई शक्तियों का दौर आया, नए नए वैकल्पिक शक्तियां सामने आने लगी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे राइज ऑफ चाइना एज इकोनॉमिक पावर, चीन किस तरीके से आर्थिक शक्ति के रूप में सामने हमारे आता है, दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभरता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो भी माओ के पश्चात। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन, एशियन एंड इंडियाज चेंजिंग रिलेशन विद चाइना, भारत के बदलते संबंध, चाइना के साथ किस तरीके के संबंध हुए, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ किस तरीके के परिवर्तित हुए संबंध, इस बदलते हुए संबंध का हम अध्ययन करेंगे, इस चेंजिंग रिलेशन का हम अध्ययन करेंगे बेटा। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। साउथ एशिया की स्थिति वो भी किसके बाद, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, जो शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध वो युद्ध है जो पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के बीच एक तरीके से न दिखने वाला युद्ध था, जो दिखाई नहीं देता था, बस उसे लोग कहते थे कि ये हो रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिकाइजेशन एंड इट रिवील्स एंड पाकिस्तान एंड नेपाल, किस तरीके से नेपाल और पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका में एक तरीके का नस्लीय भेद और उसके आधार पर एक विद्रोह और विवाद सामने आता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, जो आर्थिक ग्लोबलाइजेशन होता है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे उसके आधार पर कॉन्फ्लिक्ट सामने दिखाई देंगे। ठीक है, और इसके बाद इंडिया का भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बेटा ये सारा जो टॉपिक्स मैं बताते जा रहा हूं उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। स्लोली एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसके पश्चात हम देखेंगे इसके पश्चात हम देखने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट जो है, नहीं तीसरा हो चुका है, चौथा पॉइंट हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिपोलर वर्ल्ड। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन थे
यूनिपोलर वर्ल्ड के दौरान उसकी हम बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि यूएन किस तरीके से काम कर रहा है, एंड आप देखेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग एंड द फ्यूचर ऑफ द यूएन, किस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा यूनाइटेड नेशन को, इंडियाज पोजीशन इन द रीस्ट्रक्चर्ड यूएन, राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक। इसके बाद आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ एंड डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल आर न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। किस तरीके से एनजीओ सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठन दिखाई देते हैं जो इंटरनेशनल पीस और सभी चीज़ों को बढ़ाने का काम करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। मतलब हर सेक्टर में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों का प्रारूप दिखाई देने लगता है। अब इसके बाद देखेंगे कि सिक्योरिटी इन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, ठीक है, किस तरीके की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डिसअसेसमेंट एंड नॉन ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब कि जो चैलेंजेस दुनिया के सामने थी, वो चैलेंजेस गरीबी, भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्याएं जो दुनिया के सामने थी, उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, इस टॉपिक में यही चर्चा हमें करना है, ठीक है, कि ग्लोबल स्तर पे जो भूखमरी है, गरीबी है, कुपोषण है, उसके लिए क्या सुरक्षा प्रदान किया जाए, इस पे हम चर्चा करेंगे, इस इश्यूज पे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज है, आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा इशू बन के निकला है, वो है बेटा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, कि कौन से देश किस तरह की स्थितियों में हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य होंगे पर्यावरण को लेकर, और इसके साथ साथ क्या उनके राइट्स होंगे, वो भी हमें देखना होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सातवां जो टॉपिक है हमारा, जो सातवां टॉपिक है बेटा हमारा, उसकी चर्चा करते हैं। यह है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस। मधुमक्खी आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब देखते हैं। देखो ये है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मैन्युफैक्चरर। इसके बाद जो है डिबेट्स ऑन द नेचर्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होता है, क्या प्रभाव पड़ा उसका, किस तरीके की स्थितियां सामने आती हैं, और क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है इस ग्लोबलाइजेशन का, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं? हो जाइए तैयार, क्योंकि एक एक टॉपिक को लेकर आने जा रहे हैं, और जितने भी सेगमेंट हैं, सभी सेगमेंट के सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। तो कमर कस लीजिए, इस गर्म भरी दोपहरी में आप लोग तैयार रहिएगा। हम डेली 1-2 क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव साथियों, जय हिंद।